हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है यूपीएससी के प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज में। क्वेश्चन नंबर पहला। समुद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की भव्य उपाधि धारण की थी। दूसरा स्टेटमेंट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेर द्वारा काव्य के रूप में रचा गया था। तीसरा स्टेटमेंट है, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख एक विशेष प्रकार का है जिसे प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्तुति। पहला आंसर गलत है, दूसरा तीसरा सही है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख हरिशेर द्वारा काव्य के रूप में रचा गया, यह सही है। और तीसरा, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख एक विशेष प्रकार का है जिसे प्रशस्ति के रूप में जाना जाता है, जिसका अर्थ है स्तुति। चंद्रगुप्त गुप्त वंश का पहला शासक था जिसने महाराज धीराज की भव्य उपाधि को धारण किया था। एक उपाधि जिसका उपयोग उनके पुत्र समुद्रगुप्त ने भी किया। उनके परदादा और दादा का उल्लेख केवल महाराज के रूप में किया गया है। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख की रचना काव्य के रूप में हरिशेर ने की थी। क्वेश्चन नंबर दूसरा। हर्ष ने अपने राज्य में जानवरों के भोजन के रूप में उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया और किसी भी जीवित प्राणी को मारने वाले को दंडित किया गया था। हर्ष ने चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के सम्मान में कन्नौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। हर्ष के साम्राज्य में दहेज प्रथा को पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है। अपने आरंभिक जीवन में हर्ष एक भक्त शैव संत था। बाद में वे एक उत्साही हीनयान बौद्ध बन गए। ह्वेनसांग ने महायान बौद्ध धर्म में परिवर्तित कर दिया। हंस ने अपने राज्य में जानवरों को भोजन के रूप में प्रतिबंध लगा दिया और कन्नौज में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया। धार्मिक संप्रदायों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया। 20 राजा, नालंदा विश्वविद्यालय के 1000 विद्वान, 3000 हीनयानवादी और महायानवादी, 3000 ब्राह्मण और जैन शामिल थे। क्वेश्चन नंबर चौथा। चारवाक दर्शन लोकायत दर्शन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऋषि कपिला ने चारवाक दर्शन की आधारशिला रखी और इसने इस दुनिया से परे अलौकिक जीवन की पूर्ण अवहेलना के लिए तर्क दिया। इस दर्शन के अनुसार मनुष्य सभी गतिविधियों का केंद्र और जब तक वह जीवित रहता है तब तक उसे आनंद के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। ये दूसरा और तीसरा आंसर सही है। चारवाक दर्शन या लोकायत दर्शन, बृहस्पति ने इस दर्शन की आधारशिला रखी और दार्शनिक सिद्धांत विकसित करने वाले सूर्यादि दर्शन में एक माना जाता है। और वेदों और बृहदारण्यक उपनिषद में उल्लेख मिलता है। चारवाक विचारधारा मोक्ष की प्राप्ति के लिए भौतिकवादी दृष्टिकोण का प्रमुख प्रतिपादक है। उन्होंने ब्रह्म एवं भगवान के अस्तित्व को नकार दिया है। ब्राह्मण अनुयायी से उपहार प्राप्त करने के लिए झूठे अनुष्ठान करता है। क्वेश्चन नंबर पाँचवा। दर्शन की निम्नलिखित प्रणालियों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। न्याय गौतम, सांख्य पतंजलि, योग व्यास, वैशेषिक कणाद। इसका आंसर पहला और चौथा सही। वैशेषिक कणाद और न्याय का गौतम। सदियों से भारत की सत्य की बौद्धिक खोज को दर्शन की 6 प्रणालियों द्वारा दर्शाया गया। इन्हें वैशेषिक न्याय, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। दर्शन की इन 6 प्रणालियों की स्थापना क्रम से ऋषि कणाद, गौतम, कपिला, पतंजलि, जैमिनी और व्यास ने की थी। वैशेषिक के कणाद थे, न्याय के गौतम, सांख्य के कपिल, योग के पतंजलि, पूर्व मीमांसा के जैमिनी। थैंक यू सो मच। पॉलिटी के 5 क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की अस्वीकृति का प्रस्ताव निम्नलिखित में किस संदर्भ में एक उद्घोषणा को जारी रखने की स्वीकृति देने वाला प्रस्ताव से भिन्न होता है? आपातकाल की अस्वीकृति के लिए दोनों सदनों के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि उद्घोषणा का अनुमोदन केवल लोकसभा द्वारा किया जा सकता है। पहला आंसर गलत है। दूसरा का अस्वीकृति के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि अनुमोदन के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। ये भी गलत है।
पहले अस्वीकृति को केवल लोकसभा द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है, जबकि दूसरे को संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित करने की आवश्यकता होती है। पहले को केवल साधारण बहुमत द्वारा अपनाया जाता है, जबकि दूसरे को विशेष बहुमत द्वारा अपनाया जाता है। जैसे अस्वीकृति के लिए साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है, जबकि अनुमोदन के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और दूसरा में है आपातकाल की अस्वीकृति के लिए केवल लोकसभा की अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जबकि उद्घोषणा का अनुमोदन दोनों सदनों द्वारा किया जा सकता है। पहला का आंसर डी। क्वेश्चन नंबर दूसरा, संविधान संसद को राजसूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर निम्नलिखित में से किस असाधारण परिस्थिति में कानून बनाने का अधिकार देता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक विशेष संदर्भ पर। दूसरा है राज्यसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया हो। तीसरा वित्तीय आपातकाल के दौरान। संविधान संसद को राजसूची में सूचीबद्ध किसी भी मामले पर असाधारण परिस्थिति में कानून बनाने का अधिकार देती है, राज्यसभा द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया हो। दूसरा का आंसर सही है, पहला तीसरा आंसर गलत है। ये आर्टिकल संविधान के आर्टिकल 3 में दिया गया है, संसद किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, उसके क्षेत्र आदि में परिवर्तन कर सकती है। दूसरा का आंसर सही है। यदि राज्यसभा यह घोषणा करती है कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद राजसूची के किसी मामले पर कानून बनाए, तो संसद उस मामले पर कानून बनाने के लिए सक्षम हो जाती है। इस तरह के प्रस्ताव को उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राजसूची के मामलों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। जब राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा तब संसद को राजसूची के मामले में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है, जबकि आपातकाल में नहीं होती है, जबकि राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा लागू होती है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से लिखित सिफारिश प्राप्त करने के बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। सही है। राष्ट्रपति जो है और राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त है, यह गलत है। राष्ट्रीय आपातकाल केवल कैबिनेट की सहमति से घोषित किया जा सकता है, न कि प्रधानमंत्री की सलाह पर। और 1978 के 44वें संविधान संशोधन अधिनियम ने इस संबंध में केवल प्रधानमंत्री द्वारा निर्णय लेने के लिए किसी भी संभावना को समाप्त करने के लिए सुरक्षा उपायों को अपनाया गया था। और 75वें संविधान संशोधन 1975 के 38वें संशोधन में आपातकाल की घोषणा को न्यायिक समीक्षा से मुक्त कर दिया गया और बाद में इस प्रावधान को 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 द्वारा हटा दिया गया। 1975 के 38वें संशोधन द्वारा मुक्त कर दिया गया था, फिर 44वें संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा हटा दिया गया। फिर मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा को दुर्भावना के आधार पर यह घोषणा पूरी तरीके से असंगत और अप्रासंगिक तथ्यों पर आधारित थी। अदालत में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए सिर्फ पहला आंसर होगा। सिर्फ कैबिनेट की सिफारिश पर ही घोषणा की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर चौथा, राष्ट्रीय आपातकाल के संबंध में आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार पूरी तरह से शक्तिशाली हो जाती है और राज्य केंद्र के पूर्ण नियंत्रण में आ जाते हैं। सही है पहला। और दूसरा, संविधान में राष्ट्रीय आपातकाल शब्द का उल्लेख है, आपातकाल का उल्लेख संविधान में उल्लेख नहीं है। पहला आंसर सही है। युद्ध, बाहरी आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल आर्टिकल 352 में इसका उल्लेख है और राष्ट्रीय आपातकाल के रूप में जाना जाता है। हालांकि इसमें आपातकाल की घोषणा संविधान में उल्लेखित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5वां, अनुच्छेद 355 यह सुनिश्चित करने के लिए केंद्र पर एक कर्तव्य आरोपित करता है कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलती है। दूसरा, राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्य विधानसभा राष्ट्रपति द्वारा या तो निलंबित या भंग कर दी जाती है। दोनों सही है। राष्ट्रपति जब शासन लागू होगा तो राज्य विधानसभा राष्ट्रपति द्वारा या तो निलंबित या भंग कर दी जाती है। और दूसरा है कि और पूरा शासन राज्य का जो है राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। 355 आर्टिकल 355 यह सुनिश्चित करता है कि केंद्र पर एक कर्तव्य आरोपित करता है कि राज्य की सरकार जो है संविधान के प्रावधानों के अनुसार चलेगी। और केंद्र राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की स्थिति में 356 के तहत राज्य की सरकार को अपने हाथ में ले लेता है। अगर राज्य जो है संविधान के अनुसार कार्य नहीं करती है तो राष्ट्रपति जो है अपने हाथ में ले लेगा। थैंक यू सो मच।